आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम मार्च में ही होली के बाद शुरू हो रही है और अभी आप मिड टर्म सर एग्जाम भी दे रहे थे, सर लेकिन इन सबको बोलिए कैमरा बंद करने के लिए। अब आप लोग अपना कैमरा बाबू बंद कर लीजिए और माइक को भी बंद कर लीजिए। माइक कैमरा दोनों आप लोग बंद कर लीजिए। और बहुत ही गंभीर हम लोग की आज की क्लास होने वाली है आपके एग्जाम्स को लेकर, और कैसे बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे मैं उसका रिवीजन मैं आज करवाऊंगा। लेकिन एक दो मैं ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप जो है कि बहुत अच्छा नंबर लेके आइएगा। राधे श्याम, आप अपना कैमरा को बंद कर लीजिए बाबू। तो जिनका भी कैमरा अगर खुला हुआ है तो काइंडली प्लीज स्टॉप योर कैमरा। और बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, 30+ हो चुके हैं। और बीच में अपना आप लोग माइक को एक मत ऑन कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप एक बात को समझिए बाबू कि आपके एग्जाम होली के बाद शुरू हो रही है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी लगभग ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई। उसकी वजह कई हो सकती है, जिसमें एक वजह तो ये भी हो सकती है कि उनके पास कोई मटेरियल ना हो या उनका आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, जिसकी वजह से वह कोर्स के जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक को उन्होंने नहीं पढ़ा हो। तो उस कंडीशन में उनके लिए जो मैं बातें बताने जा रहा हूं बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनको भी बहुत फायदा करेगा। हम लोग विषय वस्तु पर आने से पहले उस चीज को हम लोग देख ले कि आपको एग्जाम में क्या करना है कि बिना ज्यादा मेहनत किए हुए भी आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। वो कैसे? तो सबसे पहली बात तो ये है माय डियर, आप जिस प्रश्न को टच कर रहे हैं, आप जिस प्रश्न को लिख रहे हैं, उसे सुंदर राइटिंग में जरूर लिखें। पहली शर्त कि आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को आप रिपीट करते हुए और इधर उधर की भी चीजों को लिख दें उस विषय से रिलेटेड, और राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पहली चीज यानी कि आप सुंदर राइटिंग में लिखिए। सपोज मान लीजिए कि आपसे अगर पूछ दिया गया कि वॉन्थुनेन के कृषि अवस्थिति के सिद्धांत को लिखे, और आपको नहीं पता कि वॉन्थुनेन के कृषि अवस्थिति का सिद्धांत क्या है, तो वैसे कंडीशन में आप उसको जो है एक तरीके से अगर आप लिखेंगे कि वॉन्थुनेन ने कृषि अवस्थिति का जो सिद्धांत दिया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी इस तरह की बातों को रखते हुए कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा महत्व है। वॉन्थुनेन एक कृषि वैज्ञानिक थे, एक कृषि संबंधी भूगोलवेता थे। इस तरह से करके नहीं भी आता है तो भी आप लिखते चले जाएंगे, और राइटिंग सुंदर हो तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपकी जरा से भी इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं, और ये मान के चलिए कि इंग्लिश में आपने लिख दिया माय डियर, जो मैं देख रहा हूं अक्सर लोग जो कॉपी जांच करते हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो है कि बहुत अच्छे नंबर आपको आते हैं। अरशद जावेद, अपना माइक को बंद कीजिए प्लीज। बीच में माइक मत खोलिए आप लोग। और दूसरी चीज ये है कि किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, तो इस दो बात को ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो मैंने बताया कि डूबती हुई नैया को पार कैसे लगाएं, उसके लिए मैंने बातें की।
कि डूबती हुई जो आपकी नैया है उसको पार कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको अपने प्रश्नों का जवाब देना है। पहला जो मैंने कंडीशन बनाया कि आपको कुछ अगर नहीं आता तो उस कंडीशन में आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब पहले से ये मत सोच लिए कि निहाल सर ने ये बातें कही तो अब तो पढ़ना ही नहीं है, उसी मेथड को अप्लाई करना है और हमको नंबर लेके आ जाना है। मैंने ये बातें जो बताई उस कंडीशन के लिए बताई जब आपको नहीं आ रहा है तब। लेकिन आप अगर जाइएगा भारत के सीमा रेखा पर युद्ध के मैदान में और वहां बिना आप अस्त्र शस्त्र के चले जाइएगा तो फिर तो मारे जाइएगा। इसलिए आप पूरी तरह से तैयार होकर एग्जाम में जाएं और परीक्षा दें। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है पेपर आपका 4, चूंकि पेपर 1 पेपर 2 आपको हो चुका है। इसमें जो है कि पेपर आपको इसमें भी एमजेसी जो पेपर है 23 से 27 वाला, इसमें भी आपको 2 पेपर एमजेसी होगा, मेजर 2 पेपर होगा। एक तो आर्थिक भूगोल की बातें थी जिसको मैंने पढ़ाया था और दूसरा हम लोग का जो है कि वो कार्टोग्राफी का है, कार्टोग्राम का। और इस कार्टोग्राम से जो क्वेश्चन आते हैं आज के क्लास को अगर अच्छे से आप समझ गए तो कहीं आपको कार्टोग्राफी में दिक्कत नहीं होने वाली। जैसा कि मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बताते हुए चलूंगा मैं, इसलिए आप जो है कि दिल थाम के रहिए और देखिए कि आज मैं आपके सामने देखिए आज मैं जिस सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं वह है कार्टोग्राफी, जिसको कार्टोग्राफी को कहते हैं मानचित्र कला। कार्टोग्राफी को क्या कहते हैं माय डियर? उसको हम लोग कहते हैं मानचित्र कला। मानचित्र कला का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि बताई गई तकनीकों के माध्यम से जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी हम सबको बताई गई है, दी गई है, उसके माध्यम से अगर हम लोग किसी मानचित्र का निर्माण करते हैं, अगर हम लोग किसी रेखा चित्र का निर्माण करते हैं, अगर हम लोग किसी डायग्राम का निर्माण करते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग मानचित्र कला के अंतर्गत रखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मानचित्र को बनाने के मैं कहूं कि जैसे मान ली कि निखिल राज हैं या प्रदीप हैं या दिलीप कुमार है या बिंदु है या मन्नू है या मारूफ है, सौम्या है, या जो भी हमारे स्टूडेंट अभी इस क्लासरूम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर उनको कहूं कि ऐसा करो बाबू कि तुम आप एक भारत का मानचित्र बनाओ या एक बिहार का एक मैप बनाओ, तो जाहिर सी बात है कि आपको जरूरत पड़ेगी, कागज की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी उसमें कलर करने के लिए डिफरेंट टाइप के कलर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको उसमें जरूरत पड़ेगी स्केल की जरूरत पड़ेगी, प्रकार की जरूरत, यानी कि जो भी उससे रिलेटेड जो सामग्रियां हैं उन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो मानचित्र बनाने की जो कला है वही कार्टोग्राफी है। मानचित्र बनाने की जो कला है माय डियर वही कार्टोग्राफी है। तो पहले तो ये भूत जो है कि दिमाग से उतर जाना चाहिए कि ये क्या होता है। अब इसमें इस मानचित्र कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? दूसरी बात कि ये मानचित्र जो कला है इसकी शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या हमारे लिए मानचित्र कला जरूरी है? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं या कह रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वे सभी स्टूडेंट इस कार्टोग्राफी से, इस कार्टोग्राम से, इस मानचित्र कला से पूरी तरह से वाकिफ है, पूरी तरह से जागरूक है, पूरी तरह से उसको समझते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया,
क्रिकेट का मैच चल रहा था। उस क्रिकेट के मैच में आपने क्या देखा कि देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, ये देखिए, ये इस डायग्राम को आप भली भांति समझ रहे हैं। इस डायग्राम को क्या कर रहे हैं आप, भली भांति इस डायग्राम को आप समझ रहे हैं कि ये डायग्राम आखिर है क्या। तो देखिए, लिखा हुआ है कि क्रिकेट रन्स पर ओवर चार्ट। अक्सर ये दिखाया जाता है कि इसमें जैसे कि है कि पहले ओवर में कितने रन आए, तो आपने देखा कि 14 रन आया है पहले ओवर में। दूसरे ओवर में आपने क्या देखा, तो दूसरे ओवर में जो है कि आपको सिर्फ 1 रन आया। इस डायग्राम में यही शो हो रहा है। उसी तरह से तीसरे ओवर में 10 रन, चौथे ओवर में जो है आपको जो है कि 9 रन, और इस तरह से ये लगातार जो है कि ये दिखाया गया है। और जहां जहां ये रेड बिंदी की तरह दिया हुआ है, तो वह एक्चुअली में विकेट है, जिसमें विकेट भी मिला हुआ। तो इस डायग्राम से मेरे ख्याल से सब लोग वाकिफ हैं, और लगातार जब आप मैच देखते हैं तो इस तरह से डायग्राम भी दिखाता है कि कैसे कैसे मैच में जो है यह रन बन रहे हैं। ठीक, तो एक्चुअली में यह डायग्राम भी देख रहे हैं, यह डायग्राम कहलाता है बार डायग्राम। क्या कहलाता है? बार डायग्राम कहलाता है। बार का मतलब होता है स्तंभ, दंड। तो ये बिल्कुल खड़ा 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 पिलर की तरह है, दंड की तरह है, इसीलिए इसको बार कहते हैं। और यह भी क्या है? एक मानचित्र कला। देखो बाबू, ये कितना महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक को देख रहे हैं कि ये भी क्या है? हमारा मानचित्र कला है। ये भी जो है कि मेथोडोलॉजी ऑफ कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी का ये एक क्या है? हमारा एक मेथोडोलॉजी। उसी तरीका से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे जो है कि आपको दैनिक जीवन में इस तरह के डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। कई बार आपको इस तरह का पाई चार्ट देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की आबादी की बातें होंगी, इंडिया में कितने लोग रहते हैं, किस रिलीजन के कितने लोग रहते हैं, तो इस तरह से आपको डायग्राम देखने को मिलता है कि इतना परसेंट जो है कि बौद्ध है, इतना परसेंट जैनिज्म है, इतना परसेंट जो है कि सिख है, इतना परसेंट मुस्लिम है, इतने परसेंट जो है कि हिंदू है। तो ये इसका जो डायग्राम हमारा होता है पाई चार्ट में, तो जिसको हम लोग देखते हैं, तो एक्चुअली में वो भी क्या है? मेथोडोलॉजी ऑफ कार्टोग्राफी है, वो भी हमारी मानचित्र कला की एक विधि है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं माय डियर, उसको भी जो है हम लोग इसमें समाहित करते हैं, उसको भी हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर? अब रही बात कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि देखिए, इस तरह से डायग्राम को भी दिखाया जाता है, इस तरह से। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो भी डायग्राम आपके सामने है, जैसे इस डायग्राम को देखिए, ये लिखा हुआ है कि क्रिकेट रन्स कंपैरिजन लाइन चार्ट, यानी ये लाइन ग्राफ है। और ये बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, ये एशिया कप का है, फाइनल 2012 में हुआ था, ढाका में हुआ था। तो यहां पर ये दिखाया गया है कि ये इंडियन जो टीम है और बांग्लादेशी टीम है, तो कैसे कैसे वह रन को चेस कर रही है। रन जो चेस कर रही है, तो कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई नीचे आ रहा है, कभी कोई बराबर हो जा रहा है। तो एक्चुअली में ये लाइन ग्राफ है। और लाइन ग्राफ के दौरान हम लोग क्या करते हैं, 2020 का है ये, देखिए 20 ओवर्स तक है, 1 to 20, तो 2020 है ये। और इसमें रन चेजिंग दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली में ये रन चेजिंग भी जो है माय डियर, तो एक्चुअली में ये भी क्या है? यह भी जो है कि हमारा ये कार्टोग्राफी का, हमारे कार्टोग्राम का यह एक प्रारूप है, यह एक उसका भाग है। तो हम लोग इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। अब रही बात कि जैसे कि आप देखिएगा यहां पर, ये हमारा क्या है? एशिया का मानचित्र है, कुछ अफ्रीकी भाग भी इसमें शामिल है। तो चूंकि जब हम लोग मानचित्रों का इस्तेमाल करते हैं, निर्माण करते हैं, तो देखिए कार्टोग्राफी का आपके पास नॉलेज होने के कारण आपको इस बात की जानकारी हो जाती है मानचित्र कला के तहत कि हमें पर्वतों को किस कलर से दिखाना है, पठारों को किस कलर से दिखाना है,
मैदानों को किस कलर से दिखाना है, सागर महासागर को यानी जलीय भागों को किस कलर से दिखाना है। तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि मानचित्र में अगर ग्रे कलर कहीं नजर आ रहा है तो वह माउंटेन का सिंबल है, वह पर्वत का सिंबल है। लेकिन अगर वह ग्रे कलर न होकर अगर येलो कलर है तो वह अगर येलो कलर है तो आप समझ जाइए कि वह कोई प्लेटो है, कोई पठार है, यानी वह कोई पठारी भाग का इंडिकेशन है, किसी पठारी भाग का वह सिंबल है। अगर ग्रीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन को भी दिखाया जा रहा है, तो अगर ग्रीन है तो वह ग्रीन मैदानी भागों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हरे भरे क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो ब्लू है तो समझ जाइए कि वो जलीय भागों को क्या कर रहा है, वह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हमने ये देखा माय डियर कि यहां ये जो दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने यह जो आप मानचित्र जो देख रहे हैं, ये जो मैप देख रहे हैं, तो एक्चुअली में इस मैप को बनाया था किसने? इस मैप को बनाया था आपको टॉलमी ने। इस मैप को किसने बनाया था? इस मैप को बनाया था टॉलमी ने। देखिए मुझे स्क्रीन शेयर फिर से करना पड़ेगा, कुछ बच्चे जो है ना बड़ी बदमाशी करता है, कोई जो है ना कि उसको जो है कि जाके उसमें और उसको टेक्निकली जो है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो मैंने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं मानचित्र, तो मानचित्र चूंकि हम लोग देखें मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी की विधियां कब से शुरू हुई? तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर किसी ने ग्लोब बनाया तो वह अनेक्सिमेंडर था। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये टॉलमी का विश्व का मानचित्र है। तो ये जो मानचित्र बनाया गया है, तो मानचित्र बनाने की जो प्रारंभिक कला थी, ईसा के जन्म से पहले की बात थी, उस समय इसे बनाया गया। और उस समय बनाने की जो हमारी जो समझ थी, टॉलमी की जो समझ थी, वो समझ कुछ ऐसे ही थी। ये आप उस जमाने का यानी ईसा के जन्म से पहले की ये बात है जब टॉलमी ने इस मानचित्र को बनाया था। इस मानचित्र में आप देखेंगे कि इसमें अफ्रीका को दिखाया गया है, यूरोप को दिखाया गया है और एशिया को दिखाया गया है। यानी उस समय विश्व के केवल 3 ही महाद्वीपों को दिखाया गया। अफ्रीका को दिखाया गया, यूरोप को दिखाया गया और एशिया को दिखाया गया। क्योंकि उस समय केवल इन्हीं तीनों महादेशों के बारे में लोगों की जानकारी थी। उस समय न तो उत्तरी अमेरिका की जानकारी थी, न दक्षिणी अमेरिका की जानकारी थी, और न ही उस समय ऑस्ट्रेलिया की जानकारी थी। केवल हमारी जानकारी किसकी थी? अफ्रीका की थी, यूरोप की थी और एशिया की थी। इंडिया के बारे में लोग जानते थे। इसलिए टॉलमी ने भी जो मानचित्र बनाया था, उसने भी उसमें गंगा नदी को दिखाया था और उसमें एक एस्टीडिया का मान उसने क्या बताया था? 500 माइल्स बताया था एक एस्टीडिया। और उस समय अमेरिका की जानकारी किसी को नहीं थी। सबको पता है कि अमेरिका की तो खोज हुई 1492 ईस्वी में, यानी 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका अभी 1492 में मेडिवल पीरियड में हो, उसके बारे में लोगों की जानकारी हुई। लेकिन आज देखिए कि विश्व का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली वह कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं। अब धीरे धीरे ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, तो एक्चुअली में ये क्या हुआ? ये आज का हमारा मानचित्र है जब अमेरिका की खोज हो गई। देखिए पहले तो मैंने कहा कि हमारी जानकारी कहां तक थी बाबू? हमारी जानकारी सिर्फ जो थी यहां तक थी। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो जानकारी थी
पहले यहीं तक हमारी जानकारी थी। हमारी जानकारी इसके बारे में भी नहीं थी, इसके बारे में भी नहीं थी, और इसके बारे में भी नहीं थी। यानी टॉलमी ने जो मानचित्र बनाया था, उस मानचित्र में इसकी जानकारी नहीं थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो भाग है जिसको हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली में, तो इसी का नाम है नॉर्थ अमेरिका। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका। और ये जो आप देख रहे हो, इसका नाम साउथ अमेरिका है, इसका नाम दक्षिण अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी बाबू, आप देखेंगे तो इसकी खोज की गई 1492 ईस्वी में। कब की गई? 1492 ईस्वी में। किसने किया? तो कोलंबस ने किया। कोलंबस ने इसकी खोज किया। किसकी? अमेरिका की खोज उसने किया 1492 में। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग इसको जो हम लोग देख रहे हैं, तो एक्चुअली में ये आज का हमारा विश्व है, ये हमारा आज का कंटिनेंट है। लेकिन आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें जो कलर से इसे दिखाया गया है, तो एक्चुअली में ये अलग अलग उस तरह का कलर नहीं है जैसे कि हम लोग विश्व के किसी मानचित्र में देखते हैं। तो एक्चुअली में जो मानचित्र होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है राजनीतिक मानचित्र और दूसरा होता है प्राकृतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम लोग विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के, उनकी सीमाओं को दिखाते हैं, उन्हें अलग अलग रंगों से दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा बाउंड्रीज है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उसको हम लोग दिखाते हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं, उसके हेड क्वार्टर्स को दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग राजनीतिक जो मानचित्र होता है, पॉलिटिकल जो मैप होता है, तो उसमें उसकी सीमा को हम लोग रेखांकित करते हैं, उसे अलग अलग, उस राज्य को, उस देश को, उस प्रदेश को अलग अलग कलर से हम लोग दिखाते हैं। लेकिन इसमें आप जो देख रहे हैं, तो यह राजनीतिक मानचित्र नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक मानचित्र है। और इस प्राकृतिक मानचित्र में हम लोग जो भी हमारा रिलीफ है, जो भी हमारा उच्चावच है, उच्चावच का मतलब होता है धरातल पर ऊंची नीची जो स्थलाकृतियां होती है, उसी ऊंची नीची स्थलाकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग उच्चावच कहते हैं। तो एक्चुअली में कहीं पर पर्वत होंगे, कहीं पहाड़ हो, पठार होंगे, कहीं मैदान होंगे, कहीं घाटियां होंगी, कहीं सागर होंगे, कहीं महासागर होंगे, कहीं झील होंगी, कहीं तालाब होंगे, कहीं नदियां होंगी। तो इस तरह से जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर ऊपर नीची स्थलाकृतियां हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उच्चावच यानी रिलीफ। अब जाहिर सी बात है कि ऊंची नीची स्थलाकृतियों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? कंटूर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर लाइंस, जिसको हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। अब उसमें भी समोच्च रेखाएं जो होती हैं, उसमें क्रोप्लेथ होता है, आइसोप्लेथ होता है, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे हैं, उसी का नाम है आपको मानचित्र कला। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाला प्रश्न है। इस क्वेश्चन को पहले एक काम कीजिए, आप लोग जितना भी फिगर मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है कि दिक्कत ना हो। इसका ले लीजिए पहले, एक इसका ले लीजिए,
एक इसका भी ले लीजिए, एक इसका भी ले लीजिए। देखिए ये भी पुराना मानचित्र है, इसको भी ले लीजिए। इसको ले लीजिए, इस डायग्राम को, इसको भी ले लीजिए। इसको भी ले लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कि वह लेट से जुड़े हुए थे, तो अब जो है कि जैसे कि आज का क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, उसका मैं आंसर लिखा देता हूं। लिखिए, मानचित्र कला अथवा कार्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं? मानचित्र कला अथवा कार्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं? कार्टोग्राफी के महत्व को रेखांकित करें। कार्टोग्राफी के महत्व को रेखांकित करें। आदिल अपना माइक को बंद कीजिए। आदिल माइक को अपना बंद कीजिए। लिखिएगा, आंसर लिखिए। मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना, विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना तथा इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला या कार्टोग्राफी कहलाती है। मानचित्र कला या कार्टोग्राफी कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मिला लीजिए। मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान एवं कौन कमेंट कर रहा है? एवं अध्ययन सर कौन कमेंट कर रहा है? अध्ययन, कोई कमेंट कर रहा है? हाँ चलिए लिखिए उसको। मैंने कहा विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला
या कार्टोग्राफी कहलाती है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, मेरे में नेट खत्म हो गया था तो फिर से ऐड किए अच्छा हैं। ठीक है, जो लोग हमको भेजेंगे तो क्वेश्चन भेज देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे ना, तो उसको भी भेजिएगा, और जो बढ़िया लिखिएगा तो हमको भी भेजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, क्वेश्चन लिखवा देंगे। उसके बाद लिखिए मानचित्र के अतिरिक्त, उसी में मानचित्र के अतिरिक्त, मानचित्र के अतिरिक्त तथा प्रदर्शन के लिए, तथा प्रदर्शन के लिए विविध प्रकार के, प्रदर्शन के लिए विविध प्रकार के अन्य उपकरण, अन्य उपकरण जैसे उच्चवच मॉडल, जैसे उच्चवच मॉडल, कार्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स इत्यादि, इत्यादि भी बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मानचित्र विज्ञान का संबंध है, मानचित्र विज्ञान का संबंध है, मानचित्र विज्ञान का संबंध मानचित्र और आरेख तैयार करने से है। मानचित्र विज्ञान का संबंध मानचित्र और आरेख तैयार करने से है। तैयार करने से है। यह भौगोलिक परिघटनाओं, यह भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण को दर्शाते हैं। भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण को दर्शाते हैं। यह मानचित्र, यह मानचित्र एवं आरेख, यह मानचित्र एवं आरेख निर्माण करने का, निर्माण करने का प्रयोगात्मक अध्ययन है। निर्माण करने का प्रयोगात्मक अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है। प्रारंभ में, प्रारंभ में मानचित्र कला का निर्माण, का निर्माण परंपरागत तरीके से की जाती थी, परंपरागत तरीके से की जाती थी। किंतु, किंतु वर्तमान में, वर्तमान में आधुनिक उपकरणों एवं, एवं विविध तंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से इस कला में, इस कला में व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है। इसमें, इसमें विशेष रूप से कंप्यूटर, कंप्यूटर, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीआईएस, जीआईएस
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से न केवल साल न केवल सटीकता आई है, न केवल सटीकता आई है, बल्कि बल्कि तकनीकी दक्षता तकनीकी दक्षता एवं परिकलन गणना गणना का कार्य अत्यंत सरल हो गया, अत्यंत सरल हो गया, सरल हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यूरोपीय विद्वानों में टॉलमी टॉलमी एनेक्सिमेंडर इरेटोस्थेनिज के द्वारा प्रारंभिक मानचित्रों का निर्माण किया गया था। प्रारंभिक मानचित्रों का निर्माण किया गया था। आगे चलकर हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के विद्वानों ने भी मानचित्र कला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। वर्तमान में आधुनिक कार्टोग्राफरों एवं भूगोलवेताओं ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। पैराग्राफ चेंज करके मानचित्र कला का महत्व। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये कार्टोग्राफी यानी कार्टोग्राम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानचित्र कला से, तो अब एक बात तो ध्यान में रख लीजिएगा कि मानचित्र बनाने की जो तकनीक थी, जो कला थी, तो प्रारंभ में कैसी थी और आज कैसी। पहले क्या होता था, मैंने कहा कि पहले परंपरागत तरीके से बनाई जाती थी। जैसा कि मैंने टॉलमी का आपको मानचित्र दिखाया था, टॉलमी ने विश्व का मानचित्र कैसा बनाया था, उसमें अमेरिका का भी खोज नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खोज हुआ था। तो अजीब सा बेढंगे टाइप का जो है कि उस समय का मानचित्र बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीकी कौशल बढ़ी, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग जब अंतरिक्ष से पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को हम लोगों ने जब देखा, निहारा, तो पता चला कि अरे भाई, हमारा विश्व तो ऐसा है, अमुक कंटिनेंट है, उनकी संरचना, उनकी रचना ऐसी है। तब उस आधार पर हम लोग जो है कि आज एक परिष्कृत वैश्विक मानचित्र का हम लोगों ने निर्माण करना शुरू कर दिया। तो देखिए कैसे समय के साथ साथ जो है इसमें व्यापक परिवर्तन है। पहले देखिएगा
शुरू शुरू में जब लोग फोटो वोटो बनाता था तो स्केच करता था, स्केचिंग करता था। फिर उसके बाद आया हम लोग के समय में फोटो जो खिंचाई जाती थी तो वह ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवाई जाती थी। स्कूल स्कूल में हम लोग जो देते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाई जाती थी, और उस पासपोर्ट साइज को फोटो खिंचवाने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग को अपने घर से समझिए कि 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता था स्टूडियो। उस समय स्टूडियो का महत्व होता था, तो जाना पड़ता था और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच के वो देता था। समय का चक्र कैसे बदला कि अब उसकी जगह पर जो है क्या हुआ, कलरफुल फोटो आने लगा। और आज तो फोटो खिंचवाने के लिए 10 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, बल्कि सबके सब पास जो है कि स्मार्टफोन है, और एक से एक फोन है बाबू। भले ही देखने में मान लीजिए कि कोई सेरेना विलियम्स की तरह लगती हो, या विनस विलियम्स की तरह हो, या क्रिस गेल की तरह हो, या ततेंदा ताइबू की तरह हो, लेकिन ऐसा ऐसा स्मार्टफोन आ गया है कि उसे जब फोटो खींचते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप, ये तो आग लगा देगा, इतना शानदार फोटो। तो ये सब कैमरे का कमाल है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी आई है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉयड फोन के माध्यम से, तो धीरे धीरे हम लोग उस आधार पर एक से एक चीजें बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ग्राफ बनाते थे। मान लीजिए कि आप चंपारण में रह रहे हैं, तो चंपारण में 2000 में या 2020 में चावल का उत्पादन कितना हुआ, मान लीजिए कि 20 लाख टन हुआ, सपोज मान लीजिए। 2021 में कितना हुआ, तो 30 लाख टन हुआ, सपोज मान लीजिए। ये 30,000 टन हुआ। 2022 में कितना हुआ, तो 35,000 टन हुआ। 2023 में, 24 में, 25 में तो क्या उत्पादन हुआ। तो जो उत्पादन है तो पहले आप लिखते थे, लेकिन अब बिना पढ़े हुए केवल आपके पास एक ग्राफ रहेगा, उस ग्राफ को देख के तुरंत बता दीजिएगा कि किस किस वर्ष में चावल का कितना उत्पादन हुआ, गेहूं का कितना उत्पादन हुआ। तो ये जो भी तकनीक आप देख रहे हैं, ये तकनीक एक्चुअली में कार्टोग्राफी का ही हिस्सा। अब इसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होता है। आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है, अभी मैंने कहा कि कृषि उपज को दिखाने के लिए, औद्योगिक उत्पादन को दिखाने के लिए, सांख्यिकी के क्षेत्र में हम लोग आंकड़ों की गणना करने के लिए, पॉपुलेशन की गणना करने के लिए हम लोग कार्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कोई मॉडल बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। खेल की दुनिया में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। शुरू में ही मैंने क्लास लेने के दौरान बहुत सारा डायग्राम दिखाया कि कैसे लाइन ग्राफ के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं दो देशों के बीच में जो है कि रन चेसिंग का कैसा ग्राफ बनता है, पर ओवर जो है कि रन बन रहा है, किस रेट से बन रहा है, उसका हम लोग बार डायग्राम में देखते हैं। अगर हम लोग जो है कि रिलीजन के बारे में बातें करते हैं तो उसका हम लोग कैसे उसका परसेंटेज दिखाते हैं पाई डायग्राम के माध्यम से। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारी तकनीकें होती है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसका महत्व हमारे आर्थिक क्षेत्र में है, जनसंख्या के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, जलवायु के क्षेत्र में है। जलवायु के क्षेत्र में कैसे है भाई, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए वर्ष 2000 में टेम्परेचर मई के महीने में क्या था, 21 में मई के महीने में टेम्परेचर क्या था, 22 में टेम्परेचर क्या था। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को दिखाते हैं। या बारिश जो है कि किन किन राज्यों में कितनी हो रही है, कितना हर साल हो रही है, सूखा कितना रहा, तो उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो है कि मौसमी हालचाल को बताने के लिए, मौसमी विशेषताओं को बताने के लिए हम लोग मानचित्र कला का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है कि फिजिकल फेनोमेना को दिखाने के लिए, शुरू में मैंने कहा कि अगर मानचित्र है तो उसको देख के बता दीजिए कि वो पर्वत है कि पठार है कि मैदान है। क्यों, मानचित्र कला के माध्यम से ही ये सारी पॉसिबिलिटीज आज हो पाई। तो इसको इस महत्व में आप दिखा दीजिए। लिखिए, मैं बोल रहा हूं पैराग्राफ चेंज करके। मानचित्र कला का यानी कार्टोग्राफी का महत्व वर्तमान में कार्टोग्राफी का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
पहला, विभिन्न देशों, प्रदेशों एवं राज्यों को प्रदर्शित करने में। दूसरा, विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण एवं प्रदर्शन में। तीसरा, विभिन्न प्रकार की मौसमी विशेषताओं को दिखाने में। चौथा, आर्थिक जगत में उत्पादन, उत्पादकता को विभिन्न प्रकार के ग्राफों के माध्यम से प्रदर्शित करने में। नेक्स्ट, खेल जगत से लेकर विविध आंकड़ों को गणना करने एवं प्रदर्शित करने में कार्टोग्राफी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। तो मैंने जो आज बातें बताई, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछे कि मानचित्र कला से क्या समझते हैं, इसके महत्व को, तो मैंने आज के क्लास में इतनी सारी चीजों को मैंने बता दिया कि आप लिखते चले जाइएगा, आपकी कलम थकने वाली नहीं है। आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो गया। मैंने आपको एक दिशा दे दिया कि आप जो है कि छाप दीजिएगा, बेहतरीन नंबर आ जाएगा। जिस चीज को मैंने उठाया, तो मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो उससे परिचित न हो। और जब तक आपको कार्टोग्राफी के बारे में नहीं जानते थे, तब तक आपको लगता था कि बाप रे बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कैसे लिखाएगा, कैसे नहीं लिखाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उस चीज को जाके लिख देना है, ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज कोई लड़का है, मैंने शुरू में बताया कि अगर नहीं आ रहा है तो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा सुंदर राइटिंग लिखने के लिए। सुंदर राइटिंग लिखिएगा और जो प्रश्न पूछा गया है उसका नाम कोट करते हुए 2-2.5 पन्ना लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के हैं या इंग्लिश कमजोर भी है, फिर भी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में अगर आपने लिख दिया तो बहुत भयंकर नंबर आ जाएगा बाबू, ये भी मैं बताता हूं। तो जो मानसिकता है उसके बारे में मैंने बताया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल फिर हम 7:30 बजे क्लास लेंगे और भी चीजों को मैं बताऊंगा, चूंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको फायदा हो जाए। इसलिए आप जरूर जुड़िएगा, दोस्तों को बता दीजिए कि भाई जुड़ जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम होली बाद होने वाली है। अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो बाबू, आपके प्रश्नों का स्वागत है, पूछ सकते हैं। सर, कॉमर्स के लिए कुछ क्लासेस नहीं होंगी क्या? कृपया आप कॉलेज में संपर्क करें बाबू। कॉमर्स के लिए कॉलेज में सर, कॉमर्स हेलो, हाँ बोलिए सर प्रतिभा। बोल रहे हैं हम लोग का इंडियन हिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा।
अच्छा अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री का। यस सर। अच्छा ठीक, कब से रिवीजन क्लास उसका भी जो है कि मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और होम साइंस चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे मेरे मोबाइल पर भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और